वेलकम गाइस को आज एक नए मानवा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मानवा के स्टार्टिंग में एक टकले मोंग को दिखाया जाता है। वो कहता है कि तो आपको बाई यूनहा के बारे में जानना है। तो उसके सामने एक लड़का बैठा होता है जो कहता है कि हाँ, मुझे उनके बारे में जानता है, क्योंकि मैं बाई हुन्ना के बारे में एक किताब लिख रहा हूँ। तो मैं आपके पास आया उसकी जानकारी लेने के लिए। तो वो टकला मोंग कहता है कि मैं उसके बारे में क्या ही बताऊं, वो एक लेजेंडरी कल्टीवेटर था। वो बहुत ही दयालु और ईमानदार आदमी था। शायद उसे भगवान बुद्ध ने खुद ही इस दुनिया में भेजा था। तो वो लड़का कहता है, वाह, ये तो वैसा ही है जैसा मैंने सुना था। और वो अपने किताब में वो सारी बातें लिखने लगता है जो मोंक बता रहा होता है। और वो कहता है तो बताइए आप उसके लाइफ स्टाइल के बारे में कुछ हमें बताइए। तो वो मोंक कहता है, हाँ, उसका लाइफ तो इतना इतना करता ही है वो कि घबराने लगता है और कांपने लगता है। जो देख करके लड़का सोचता, साला इसको अभी क्या हो गया है, ये तो अच्छा खासा बंदा बता रहा था सारी बातें को, फिर ये घबरा क्यों रहा है। तभी वो मोंग घबराते हुए कहता है, तुम बाहर में जाओ, मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। जो देख करके वो लड़का सॉफ्ट हो जाता है और सोचता है कि साला ये बोलते बोलते क्यों घबरा गया और मुझे क्यों इस तरह से बातें कर रहा है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है पेंग क्लैन के गेट का, जहाँ पर दिखाया जाता है कि एक बंदा उस लड़के को लात मार के अपने क्लेम से बाहर कर रहा होता है। और वो बंदा बड़ा ही गुस्से में कहता है, साले कमीने, दिख मत जाइयो फिर से यहाँ पर। अगर फिर से यहाँ पे दिख गया तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। और वो बंदा एक नमक का बैग चारों तरफ बिखरा देता है। जो देख करके वो बंदा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि मैंने तो सिर्फ जानकारी मांगी थी, तो उस बंदे को इतना गुस्सा क्यों आ गया और वो इस तरह से भड़क क्यों जिया है, जो कि मुझे इस अपने क्लेम से बाहर निकाल दिया, जैसे कि मैं उसकी बेटी भगा लिया हो। और इसी के साथ हमें वायु नुहा के बारे में बताया जाता है। वो एक गजब का मार्शल सेवियर था जिसने पूरी दुनिया में अराजकता को खत्म किया। जो एक लेजेंडरी व्यक्ति था जिसके बारे में सारी दुनिया में बातें की जाती थी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है उस लड़के पर जो कि बड़े ही तेजी से कहीं पे भागे जा रहा था। और वो मन ही मन सोचता है कि इस महान व्यक्ति के बारे में अब कोई भी बात करने को क्यों डरता है। एक इतिहासकार के रूप में मेरा ड्यूटी है इतिहास में छिपे हुए बातों को अपने कागज में लिखना, और मैं आज इसके बारे में जान सकता हूँ। और तभी हमें एक टूटा फूटा घर को दिखाया था जहाँ पर एक भिखारी बैठा हुआ होता है। और वह जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुमको सावलिक और प्लेन क्लेन से लात मारकर बाहर कर दिया था, मुझे लगा ही था ऐसा ही बात होगा। और इस भिखारी का नाम होता है डिवाइन मैड डॉग, हिंदी में बोले तो दिव्य पागल कुत्ता। साला नाम भी गजब का दिया है राइटर ने। तभी लड़का कहता है, आप सही कह रहे हैं, और मैं जहाँ भी गया हूँ वहां पर सभी तरह इसी तरह से मुझसे व्यवहार किया और मुझे लात मार के बाहर निकाला है या फिर गाली दे के धिक्कार के निकाल दिया है अपने क्लेम से। और पता नहीं क्यों लोग इसके बारे में बताने से इतना डरते हैं। और इसी के साथ मैं आपके पास आया हूँ उस बंदे के बारे में जानकारी पाने के लिए। तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए उसके बारे में, ताकि मैं अपने उपन्यास में उसके बारे में लिख सकूं। तो भिखारी हंसते हुए कहता है, कि बेशक तुम कहीं भी जाओ उसके बारे में जानकारी मांगने के लिए, तो लोग इसी तरीके का व्यवहार तुमसे करेंगे। और हमें 100 साल पीछे ले जाया जाता है जहां पर गैंगडोंग क्लैन शहर के वाई क्लैन को दिखाया जाता है। और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बड़े ही मजे से सो रहा होता है। और यही बंदा है हमारे मेन कैरेक्टर बायुना। तभी वो अपना आंखें खोलता है और कहता है, मैं तो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। तभी हमें बताया जाता है इसके बारे में। उसका नाम बायुना है जो कि हेवन के नीचे सबसे महान और स्ट्रॉन्ग बनने का सपना देखता है, जो कि एक मार्शल क्लैन में पैदा हुआ है जहां पर बच्चे मार्शल आर्ट को सीखते हुए बड़ा होता है। और ये बातें यूनहा पहले से ही जानता था कि यह मार्शल आर्ट से ही अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकता है और सभी इसी पाथ में चलना चाहता है। और वह बिस्तर पर लेटे लेटे सोचता है कि भले ही कोई भी कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर वह प्रैक्टिस नहीं करता है तो आगे बढ़ नहीं सकता है। और हमें राइटर बताता है कि ऐसे बंदे की सोच रखने वाले बंदे का बस एक ही प्रॉब्लम थी, जो कि आज उठने में देर हो गया है। तो आप समझ ही गए होंगे, सपने तो बड़े बड़े हैं पर बिस्तर नहीं छूट पाता है। तो बताओ ऐसा कौन सोचता है जो कि सोने से पहले सोचता है कि कल सुबह यह करना है और दूसरे दिन समय पर उठ ही नहीं पाता है? कमेंट करके बताना। और वह बंदा बड़े ही मजे में बेड से बाहर की ओर देखता है जहां पर सूरज डूबने वाला होता है। और वह शाम होते देख उदास हो जाता है और वह जंप मारते हुए अपने रजाई को लेकर के फिर से सो जाता है।
और कहता है कि कितनी शर्म की बात है, कल मैंने सोचा था कि आज से ही मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए शुरुआत करूंगा, पर दुर्भाग्य की बात है नींद टूटी ही नहीं और शाम हो गया। वेल छोड़ो, आज जो भी कुछ हुआ और मैं अभी सो जाता हूँ, क्योंकि जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठ पाएंगे और कल से मैं प्रैक्टिस करना शुरू करूंगा। तभी उसके कमरे में कोई आता है और वह विनोआ को देख करके बड़ा ही गुस्से में कहता है, कमीने जल्दी उठो, जल्दी से उठो। और हमारा एमसी बड़ा ही अंगड़ाइया लेते हुए आँख घुसते हुए उठता है, उठते हुए कहता है, आप यहाँ पर। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे हीरो के फादर होते हैं। वह कहता है, क्या तुम्हें पता भी है समय क्या हो रहा है? तो यूना कहता है कि असल में मैंने सूरज को देखा। तो फादर कहता है, अच्छा तो तुम अभी भी सोए पड़े हो सूरज को देखते हुए? तो यूना अंगड़ाई लेते हुए कहता है, असल में मैंने उठ किया था, पर जब मैंने देखा कि सूरज ढल रहा है तो वैसे भी अभी सोने का समय हो गया था, जिसके कारण मैं सो गया ताकि मैं कल सुबह बहुत ही जल्दी उठ सकूं और अपना प्रैक्टिस कर सकूं। तो उसके फादर बड़ा ही गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम इस कमरे से कितने दिन से बाहर नहीं गए हो और रजाई में घुसे पड़े हो? हाँ, जिसकी आंखें अभी भी खुल नहीं रही थी वो भी अभी भी नींद में था, जो कहता है कि सामने शायद 3 दिन या फिर शायद 2 दिन हो या फिर तीन, नहीं 2 दिन हुआ होगा। जो सुनकर के बाप का तो गुस्से का पारा हाई हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, 4 दिन? तुम 4 दिन से अपने कंबल ओढ़े हुए इस बिस्तर पे सोए हुए हो? बेकार लड़के, क्या इतने समय लेट सकते हो? क्या तुम्हारा पीठ नहीं दर्द कर रहा है? हालांकि एक भालू भी 3 दिनों बाद अपना बिस्तर को छोड़ देता है। तो यूनुहा बड़े ही बेशर्मी से कहता है, सस इसीलिए तो मैं अपने बिस्तर से उठ करके एक बार जरूरी बाहर की तरफ देखता हूँ खिड़की से। जो सुनकर बाप का तो मीटर हाई हो जाता है। तो यूना अपने बाप को ज्ञान फैलते हुए कहता है कि असल में मैं ट्रेनिंग करने के लिए सोच रहा हूँ। तो फादर कहता, अच्छा इसके बारे में तुम क्या बताओगे? लेकिन मैं जब भी जगता हूँ तो सूरज ढल चुका होता है, जिसके लिए मैं फिर से सो जाता हूँ ताकि मैं अगले दिन सुबह बहुत ही जल्दी उठ सकूं और अपना ट्रेनिंग को चालू कर सकूं। सुन करके और बर्दाश्त नहीं होता है उसके बाप को, वो अपना गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और बिस्तर सहित उसे उठा लेता है, उठा करके जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि मैं भी आपके इस रवैये से बहुत ही खुश हूँ, और उसको बहुत ही गुस्से तरीके से देखने लगता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड को ऐड करते हैं। तो कमेंट में बताइए कि ये स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। वेलकम गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूनहा के फादर ने बेड सहित यूनहा को पटक दिया था और फादर कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि सुबह को कैसे उठा जाता है। इसके बाद क्या होता है यूना के साथ वो तो हमें बताया नहीं जाता। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है यूना के फादर पर, जो कि अपने सलाहकार के साथ बातें कर रहे थे। और हाँ, मैं बताने भूल गया, ये वाई क्लैन का लीडर है, तो हम उसे लीडर ही बुलाएंगे अब। सो लीडर अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था और सोच में पड़ा था, जो देख करके सलाहकार कहता है कि क्या आप दूसरे यंग मास्टर के कारण परेशान हैं? तो लीडर भी कहता है, वो नहीं तो और कौन हो सकता है जो कि मुझे इतने परेशानी में भेज सकता है। तो सलाहकार कहता है कि आप इतना चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जब अभी अनमेच्योर है, जब वो मैच्योर हो जाएगा तो उसे इस सब की बातों को समझ में आ जाएगा। तो लीडर उदास होते हुए कहता है कि जब वह पैदा हुआ था तो वह उसी समय अपना मार्शल ट्रेनिंग के लिए देश घूमने चला गया था, लेकिन मुझे लगा था कि मैं 2 वर्षों में वापस आ जाऊंगा, पर मैं उस समय कई घटनाओं के कारण मुझे लौटने में 8 साल लग गया। लेकिन मैं इन समय में सॉर्ड ऑफ जस्टिस का टाइटल हासिल कर लिया था, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा था। जब मैं घर लौटा तो मेरी पत्नी का रवैया बदल गया था। वो तो बहुत ही गुस्से में मुझे बाघिन की तरह काटने में दौड़ रहा था, और वो बेटा जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था एक लेजी इंसान बन गया। यह सब देख करके मुझे अभी भी उदासी और परेशानी महसूस होती है। तो सलाहकार कहता है कि आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मेरे पास इसके लिए एक रास्ता है। जो सुनकर के बाप चौंक जाता है और पूछता है कि बताओ कौन सा रास्ता है इन सब को सही करने का। तो सलाहकार कहता है कि क्या आप भूल गए कि वो वापस आ रहा है? जो सुनकर के लीडर थोड़ा हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। फिर उसे याद आता है, हाँ हाँ तूने ठीक कहा, मुझे लगता है वो वापस आ रहा है। आप सही कह रहे हैं, अब वो आने पर मेरे सारी तकलीफ दूर हो जाएगा। तो सलाहकार कहता है कि हाँ, अब वो 3 साल बाद वापस आ रहा है। और हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि लीडर का बड़ा बेटा होता है और वो क्लैन का सेकंड यंग मास्टर, जिसका नाम होता है सुनहो। और वह
वो व्यक्ति है जिससे यूनोआ बहुत ही ज़्यादा डरता है। इसी के साथ सीन कट होकर के यूनोआ के रूम पर आता है, जहाँ पर यूनोआ का एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, जो देख करके वो पीछे घूमता है और हमें सुनुओ को दिखाया जाता है, जो कि बड़े ही गुस्से से यूनोआ को देख रहा होता है। यूनोआ अपने भारे भाई को अपने पीछे इस तरह से अचानक आते हुए देख करके वो भी शॉक्ड और हैरान हो जाता है। सुनुओ कहता है कि तो बताओ मेरे छोटे भाई, तुम कितने घंटों से सो रहे हो? तो यूनोआ ये देख सुन करके घबरा जाता है और हकलाते हुए कहता है कि मैं तो अभी अभी ट्रेनिंग करके आ रहा हूँ। मैं आज सुबह से ही ट्रेनिंग कर रहा था, जिसके कारण मेरे शरीर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़ा आराम करने के लिए अपने कक्ष में आ गया। और मन ही मन सोचता है कि ये कब आ गया जो कि मेरे सामने आकर के खड़ा है, और इसके आने से मुझे बहुत ही तकलीफ होने वाला है। तो सुनुओ कहता है, अच्छा तो तुम सुबह से ही ट्रेनिंग कर रहे थे और मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ही अच्छे काम कर रहे हो। तो सुनकर यूनोआ कहता है, हाँ मैं तो सच में ट्रेनिंग कर रहा था। तो सुनुओ कहता है, अच्छा तो यह बात है, तो तुम अपने मार्शल फॉर्म से उस मोमबत्ती को तोड़ कर दिखाओ। तो यूनोआ थोड़ा घबराते हुए सोच में पड़ जाता है और कहता है, क्या उसे तोड़ना है? कहता है, हाँ उसे तोड़ना है, और वो भी अपने मार्शल फॉर्म से। मैं भी तो देखो तुम मेरे जाने के बाद 3 सालों में क्या क्या सीखा है। और इधर यूनोआ तो सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसे तो मार्शल आर्ट का एम भी नहीं आता है। और इधर उसे इस तरह से घबराते हुए और खड़े होकर के सोचते हुए देख करके सुनुओ तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें जल्दी से अपना कर्तव्य को दिखाने को कहा है, तो चलो शुरू हो जाओ। तो यूनोआ नाटक करते हुए कहता है, क्या मुझे इसको यहीं पे करना है? इससे तो खतरा हो सकता है, इससे मेरे अटैक से घर भी बर्बाद हो सकता है। जो देख करके सुनुओ तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपना बकवास बंद करो और जो भी मैंने कहा है उस पर फोकस करो, तो जल्दी करो, मैं तुम्हें और भी वक्त नहीं दे सकता हूँ। सुनकर यूनोआ घबराते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक है, मैं करता हूँ। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे लगा कि मैं तुम्हें आगाह कर दूं कि मेरे अटैक से कहीं ये घर टूट ना जाए। जो सुन करके सुनो कहता है, हाँ ठीक है, चल जल्दी कर और नाटक मत बंद कर। यूनोआ मन ही मन सोचता है, साला आज तो मैं गया, कोई तो आ जाओ और मुझे इसे रोक लो, नहीं तो आज तो मुझे बहुत ही गलत पड़ने वाली है। तो मन को बांधते हुए कहता है, छोड़ जो भी हो देखा जाएगा। एटीट्यूड में अपना शॉट को घुमाते हुए कहता है, तो भरे भाई देखो मैं किस तरह से इस मोमबत्ती को 2 टुकड़ा करने वाला हूँ। और एक जोरदार छलांग लगाते हुए अपने शॉट को उस मोमबत्ती की तरफ अटैक करता है। लेकिन जब वो घूम करके देखता है, जो देख करके वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि मोमबत्ती का तो कुछ भी नहीं हुआ था, उसका अटैक वहाँ उसके आसपास भी नहीं लगा था। जो देख करके सुनुओ भी हैरान हो जाता है, कहता है, वाह रे वाह, तुमने तो बहुत ही बढ़िया अटैक किया है, इससे तो मोमबत्ती कटना तो दूर की बात है, बुझ भी नहीं गया है। क्या तुम्हारा यही ट्रेनिंग है सुबह से लेकर के शाम तक का? 3 साल बीत गया, 3 साल जो कि बहुत ही काफ़ी होता है शॉर्ट टेक्निक के फर्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए, पर तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। तुम तो एक बर्बाद और बेकार व्यक्ति हो। और सीन कट हो जाता है और हमें नहीं दिखाया जाता है कि वहाँ पर सुनुओ के साथ क्या होता है। और इसी के साथ खाने के टेबल को दिखाया जाए, जहाँ पर पूरा परिवार बैठ करके अपना खाना का आनंद ले रहा है। और इधर मैन के एक तो घबराए बैठा हुआ था और सोच रहा था कि आगे क्या ही होने वाला है। और इधर सुनुओ और उसके फादर के बीच बातें चालू हो गया था। तो फादर पूछता है कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुआ एकेडमी में? तो सुनुओ कहता है कि नहीं मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, वैसे भी बिना कठिनाई के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो सुनकर के फादर वो कहता है, तुम तो वाकई में एक महान व्यक्ति हो, जो कि किसी भी कठिनाई को पार करके लक्ष्य को पा सकते हो। मैं और भी कुछ कहना है। और इधर यूनोआ तो अपने ही मस्ती में मग्न था, आप देख सकते हैं। तभी सुनुओ कहता है कि हाँ मुझे और एक बात कहना है। सुनकर के उसके मदर कहता है कि हाँ बताओ तुम्हें क्या कहना है, तुम जो भी बात करना चाहते हो खुल के बताओ। तो वह कहता है कि ये बात असल में यूनोआ के बारे में है। जो सुनकर के सभी चौंक जाते हैं और इधर एमसी तो शौक में ही हो जाता है, अब ये क्या करने वाला है। तो सुनो कहता है, असल में मैं यूनोआ को मार्शल आर्ट अकादमी में ले जाना चाहता हूँ। जो सुनकर के यूनोआ का तो दुनिया ही हिल जाता है, क्योंकि वह जानता है कि सुनो उसके साथ क्या क्या कर सकता है। और इसी के साथ दोनों भाई को दिखाया जाता है, जो कि मार्शल आर्ट अकादमी के लिए निकल जाते हैं।
और हमें वो भिखारी बताता है कि वह लड़का जो कि लेजी और आलसी था, उसका सफ़र यहीं से शुरू होता है, उसका महान बनने का। और कौन ही जानता था कि एक बेकार लड़का जिसका आराम का ज़िंदगी था, वह अब मुश्किलों में बदलने वाला है। बीएमसी अपने भाई से कहता है, क्या हम यहाँ पे थोड़ा आराम करके तब आगे नहीं बढ़ सकते हैं? जो सुन करके सुनो बड़े गुस्से में उसको देखता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड को एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। वेलकम गाइस। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में यूना और उसके बड़े भाई दोनों ही एकेडमी जाने के लिए निकल रहे थे। यूना ना चाहते हुए भी एकेडमी में जा रहा था, जिसे जाते देख उसकी छोटी बहन बड़ी ही रोने लगती है और उनके माँ और बाप दिखावटी दुखी देख रहे थे। जहाँ पर उन दोनों को जाने के बाद उसका बाप तो बड़े ही जोर जोर से हंसने लगता है, जो देख करके उसकी माँ कहती है, बस अब बंद भी करो, वो तो चला गया, क्यों हंसे जा रहे हो? लेकिन उसके बाप का तो हंसी रुक ही नहीं रहा था, जैसे कि कोई बड़ा सा पत्थर उस सालों से उसके ऊपर पड़ा हुआ था और आज जाकर के उतर चुका है। और हमें इन दोनों को रास्ते में जाते हुए दिखाया जाता है। यूना अपने बड़े भाई से पूछता है कि और एकेडमी में पहुंचने में कितना समय लगेगा? जो सुनकर वो कहता है, अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो 10 दिन तो लग ही जाएगा एकेडमी पहुंचने में। जो सुनकर यूना तो घबरा ही जाता है। वह कहता है कि अरे ये 10 दिन लगेगा तो मैं 10 दिन में तो मर ही जाऊंगा यहाँ पर इस तरह से घोड़े के ऊपर चलते चलते। तो वो कहता है कि अगर आपको सही से घोड़ा चलाना आता तो हम तो 5 घंटे में पहुंच जाते। कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था मुझे घोड़ा चलाने नहीं आता है, फिर भी आप नहीं माने और मुझे इस तरह यहाँ पर ले आए। तो वो कहता है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हारा प्रश्न ही का उत्तर दे रहा हूँ। तो यूनो कहता है, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, वैसे भी यह पहाड़ कितना खड़ा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पीठ और पिछवाड़ा दोनों ही दर्द से फट जाएगा। और एक तरफ वो इशारा करते हुए कहता है कि उधर देखिए, कोई उस पेड़ के नीचे सो रहा है, क्यों ना हम भी जाकर के थोड़ा वहाँ पे सो लें। पर सुनू को थोड़ा बुरा सा फीलिंग लगता है और वह उन बंदों के सामने जाकर के देखता है और वह कहता है कि हमें आने में यहाँ पर लेट हो गया। जो सुनकर यूना कहता है, तुम क्या बोल रहे हो? साफ साफ बोलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सुनो कहता है कि असल में ये लोग मर चुके हैं। जो सुनकर यूना तो घबरा जाता है और इनको मारने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है वह है फ्लावर इंक्लूडिंग प्लम। जो सुनकर यूना को तो कुछ समझ में नहीं आता और उसकी सारी बातें उसके सिर के ऊपर चला जाता है। जो सुनकर सुनो कहता है कि यह असल में किम्सन फ्लावर पाम कहा जाता है, पर इसे सुजुक नामक एक व्यक्ति के कारण, जो कि एक एपिस्ट है, इसने इस टेक्निक को बहुत ही बुरे बुरे काम में व्यवहार किया, जिसके कारण इसका नाम बदलकर फ्लावर इंक्लूडिंग प्लम रख दिया गया। वो ना कहता है, एक रेपिस्ट, तो क्या वो अभी यहीं आसपास हो सकता है? तो सुनु कहता है कि ये बंदे पहाड़ों से जाने वाले लड़कियों को किडनैप कर लेते हैं और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लगता है इनके साथ भी कोई लड़की होगी और वह उस लड़की को पाने के लिए इन सबको मार डाला और उस लड़की के पीछे पड़ गया होगा। मुझे लगता है कि कोई लड़की यहाँ पे खतरे में है, तो मुझे देखना होगा। और इतना कहते हुए वह बड़ी सी छलांग मारते हुए वहाँ से चला जाता है और यह चलते हुए कहता है कि तुम यहीं पे रुकना, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। यह देख यूना चिल्लाने लगता है। वह कहता है, रुक जाओ, मुझे भी साथ में ले लो, तुम मुझे इन डेड बॉडियों के साथ इस तरह से नहीं छोड़ सकते हो। और वह चिल्लाए जा रहा था, पर यूना की बात वह नहीं सुनता और उसके बड़े भाई वहाँ से चला जाता है। जो देख यूना थोड़ा उदास हो जाता है, फिर भी वो अपने बड़े भाई के लिए वहाँ पे इंतजार करने लगता है। काफी देर इंतजार करने के बाद जब वो नहीं आता तो वो परेशान हो जाता है। वह चिल्लाते हुए कहता है कि तुम एक पागल इंसान हो, तुम इतने देर लगा लिए हो, क्या तुम मुझे साथ में नहीं ले जा सकते थे? वो सोचता है कि कहीं वो कोई खतरे में तो नहीं पड़ गया, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रांग है, वो सब कुछ संभाल लेगा, वो इस तरह से कोई मुसीबत में नहीं पहुंच सकता है। इतने में वहां पर शेर की गुर्राहट सुनाई देती है, जो देखकर सुन करके वह बहुत ही डर जाता है और वह सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे इसी तरह से बैठा रहा तो शायद किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाऊंगा। तो भला इसी में है कि मैं यहाँ से कोई दूसरी जगह चले जाऊँ और कोई अच्छा सा सुरक्षित शेल्टर ढूंढ लूँ जहाँ पे मैं अपने रात बिता सकता हूँ।
और वह उन लाशों को घोड़े के ऊपर रखकर बड़ी मुश्किल से पहाड़ में चढ़ाई करने लगता है। वो सोचता है कि मैं इन लाशों को यहाँ पर छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर है जो कि इसकी सफाई कर देगा, और दफना भी नहीं सकता क्योंकि बारिश होने लगा है। ऐसा कहकर वो घोड़ों को धक्का दे लगाने लगता है और इतने में बिजलियां कड़कनाने लगती है और बारिश भी तेजी हो जाती है, जो देख करके वो घोड़े को और भी जोर से धक्का लगाने लगता है ताकि वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। लेकिन इससे घोड़ा परेशान हो जाता है और जोरदार एक लात मार देता है, जिससे वह पहाड़ों से लुढ़कता हुआ नीचे गिरने लगता है। और जब वो नीचे गिर जाता है तो वो अपने आसपास को देख करके बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो एक केव के अंदर था और इसे ही बारिश से एक शेल्टर भी मिल गया था। और तभी उसका घोड़ा भी वहां पर आ जाता है, जिसे देख करके वो गुस्सा हो जाता है। पर वो कहता है कि साला मैं इन घोड़ों को मार भी नहीं सकता, और वह उनको एक पत्थर से बांध देता है और वह जमीन पर लेट जाता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है मेरे लाइफ में। और वह गुस्से से कहता है कि सब कुछ भाड़ में जाए, मैं तो अभी सोने जा रहा हूँ। तभी उसे अपने भाई की याद आती है। वह सोचता है कि वह अभी तक मुझे ढूंढते हुए नहीं आया, क्या वह सच में कहीं मुश्किल में पड़ गया हो। लेकिन वह फिर अपने मन को शांत करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहादुर है, उसे कोई परेशानी नहीं हो सकती, वो हर परेशानी को निपटवा लेगा खुद ही, उसको किसी की जरूरत नहीं है। और वह वहाँ पे चैन की नींद सो जाता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ एक नीले रंग का मिस्ट अपीयर होता है और वह उस मिस्ट में घिर जाता है और वह मिस्ट उसे उठाकर कहीं और ही जगह पे ले जाने लगता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह अलग ही जगह में होता है। वह सोचता है कि कहीं मैं वह सोते समय लुढ़कते लुढ़कते इस केव के अंदर तो नहीं आ गया। अभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है, फेटेड, जो सुनकर वह डर जाता है और वह धड़ाम से पीछे जाकर के गिरता है। जब वह आसपास देखता है तो उसे एक नीले रंग का रोशनी दिखाई देती है, जो देख करके वह पूछता है कि क्या तुम बोल रहे हो। तो वो रोशनी कहता है कि हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। वह रोशनी कहता है कि मेरे सक्सेस है, तुम फाइनली यहाँ पे आ गए हो और मैं तुम्हें अपना इनहेरिटेंस एक्सेप्ट करने को कहता हूँ और इस दुनिया में स्ट्रॉन्ग बनकर इस पर रूल करने को मैं कहता हूँ। जो सुनकर वह डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अरे तुम कोई भूत तो नहीं हो, देखो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। और उसने हंसते हुए कहता है कि डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं पहले ही मर चुका हूँ। हालांकि यह मेरी थोड़ी बची कुची आत्मा है और मेरे पास कुछ ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर लो और मेरे लेगेसी को आगे बढ़ाओ और सारी दुनिया में तुम बवाल मचा दोगे जब तुम मेरे इन शॉर्ट टेक्निक्स को सीख लोगे। जो सुनकर योनास सोचता है कि यह सब तो कुछ सुना सुनाई सा लग रहा है। यह केव और केव के अंदर एक बुढ़े की आत्मा जो कि मुझे अपना इनहेरिटेंस दे करके मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, यह तो अच्छी बात है। मैं बिना कुछ किए ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा और मुझे मार्शल एकेडमी में जाना भी नहीं पड़ेगा और मेरा लाइफ बड़े ही आराम की हो जाएगी। ये सोचते हुए वो बहुत ही खुश हो रहा था और अजीब अजीब सा एक्सप्रेशन बना रहा था। वो आत्मा यानी कि वो लाइट कहता है कि तुम मेरे सारे शॉर्ट टेक्निक को सीख सकते हो और मैं तुम्हें इन सब टेक्निक्स को 30 सालों में पूरा का पूरा मास्टर कर दूंगा और तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। जो सुनकर एमसी का तो चेहरा ही बदल जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि 30 साल इस केव में रहना होगा, तुम क्या बक रहे हो, मुझे नहीं रहना और ना ही मुझे इस टेक्निक को ले, शायद तुम्हारा यह टेक्निक मेरे लिए बना ही नहीं है, तुम किसी और इंसान को देख लो। और इतना कह करके वो वहां से भागने लगता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। वेलकम गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर 30 साल का बात सुन करके वह वहाँ से जाने लगता है। तभी वो रोशनी से आवाज़ आती है, जरा रुको। और वह रोशनी एक बुढ़े की आदमी की आकृति ले लेता है, जो देख करके एमसी तो चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता ही था, साले बुड्ढे, तू कहा था कि तू मर चुका है, तो फिर तुम कहाँ से आया, तू एक बहुत ही बड़ा स्कैमर है। जो सुनकर बुड्ढा तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वह कहता है तूने मुझे स्कैमर कहने की हिम्मत कैसे की। तो एमसी कहता है चल चल नाटक करना बंद कर, जब तूने देखा कि मैं तेरे बातों पे नहीं आ रहा हूँ तो तुम जा करके अब अपना रियल चेहरा दिखा रहे हो। सुन ले बुड्ढे,
मैं तेरे बातों में नहीं आने वाला हूँ। तो बुड्ढा बड़े ही प्यार से कहता है, नहीं रे बेटा, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा, ये तो एक स्पिरिचुअल बॉडी है। मैं तो पहले ही मर चुका हूँ और मेरा बॉडी कब का खत्म हो चुका है। जो सुनकर एमसी कहता है, अच्छा तो तू एक स्पिरिचुअल बॉडी है और तेरा बॉडी पहले ही खत्म हो गया है, साले मैं क्या बेवकूफ दिखता हूँ। और इतना कह करके वह उस बुड्ढे के ऊपर एक मुक्का लगा देता है, लेकिन उसका मुक्का तो बुड्ढे को लगता ही नहीं है, बल्कि वह उसके आर पार चला जाता है और पीछे जाकर धड़ाम से गिरता है। जो देख करके एमसी तो डर जाता है और कहता है, तुम तो सचमुच का एक भूत है, मुझे बचाओ, तुम मेरे सामने मत आना, मैं बहुत ही ताकतवर हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो बुड्ढा हंसते हुए कहता है कि नहीं रे, ये तो मेरा स्पीड ट्रांसमिशन आर्ट है, जिसे कोई बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर ही कर सकता है। एमसी उसे ही लोग भूत कहते हैं। जो सुनकर बुड्ढा, नहीं साले मैं कोई भूत नहीं हूँ। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है उस भिखारी पर, जहाँ पर वो लड़का उस भिखारी से पूछता है, क्या ऐसा भी कोई टेक्निक होता है? तो वो भिखारी कहता है, हाँ होता तो है, पर उस टेक्निक को सिर्फ हाई कल्टीवेटर ही कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट एम्परर, जो कि अपने समय का सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था, जो 1000 शॉर्ट प्लेन से थे। हाँ, और वो और कोई नहीं बल्कि यही बुड्ढा है। तो आपको भी पता चल गया होगा कि यह बुड्ढा अपने टाइम का सबसे स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कल्टीवेटर था। तो वह लड़का कहता है कि तो यूनहा ये सब जानने के बाद तो वो डिसाइबल बनने के लिए तुरंत ही मान गया होगा। तो वह भिखारी कहता है, अरे ऐसा कोई बात नहीं है, बल्कि यह उल्टा ही हुआ था। इसी के साथ सीन सीख होता है उसी बुड्ढे पर, जहाँ पर वो बुड्ढा एमसी से कहता है कि तुझे मेरा डिसाइबल बनना ही होगा, तो बोले बनना ही होगा। जो सुनकर एमसी तो एटीट्यूड में कहता है, आप इतना गुस्से क्यों कर रहे हो, वैसे भी मुझे जल्दी से घर जाना है, तो मैं आपका डिसाइबल नहीं बन सकता। तो बुड्ढा भी, साले कहाँ से तू आ गया है, मैं मेरे टाइम का एक बहुत ही बड़ा कल्टीवेटर था, पर आज एक बंदा जो कि मुझे बड़ा ही एटीट्यूड दे रहा है और वो मेरे डिसाइबल बनने के लिए मुझे उसके आगे झुकना भी पड़ रहा है कि तो मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ से किस तरह से जाते हो। और इतना कहकर वह गुफा के एंट्रेंस को एक बड़े से पत्थर से ब्लॉक कर देता है और कहता है, अब तू जा कर के देखा यहाँ से। सभी एमसी बड़ा ही एटीट्यूड में अपना शॉट को निकालता है और उस पत्थर पे घसने लगता है। जो देख करके बुड्ढा कहता है, अरे साले तुम क्या कर रहे हो? तो एमसी कहता है, क्या तुम आँख से अंधे हो? मैं इस पत्थर को तोड़ रहा हूँ, भले ही ये बड़ा और कठोर है, फिर भी मैं इसे 1 या 2 साल में तो इसे तोड़ ही दूंगा। वैसे भी मुझे यहाँ पर 30 साल तो रुकने का कोई इरादा नहीं है। जो सुनकर बुड्ढा तो बड़ा ही गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि ये किस तरह का पागल बंदा है, मैं इसे इतना अच्छा टेक्निक्स और इसे स्ट्रांग बनाने को सोच रहा हूँ और वो मानने को तैयार ही नहीं है। और वो कहता है, क्या तुम सच में यहाँ पर 2 सालों तक इस पत्थर को घिसने वाले हो? जो सुनकर एमसी कहता है, हाँ क्यों ना, ये तो 30 साल रहने से अच्छा 2 साल में ही यहाँ से मैं निकल जाऊँ। तो वो बुड्ढा बड़ा ही प्यार से उसके चारों तरफ घूमने लगता है और कहता है कि छोड़ो छोड़ो, जो भी बात था वो छोड़ो, क्यों ना तुम मुझे 20 साल दो और मैं तुम्हें 20 साल में मेरे सारे टेक्निक को सिखा दो और तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाओ। जो सुनकर एमसी, रहने दे यार, बहुत ही लंबा समय है, अगर आप 3 साल में कर सको तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। तो बुड्ढा वहाँ ही बड़ा प्यार सा मुंह बनाकर कहता है कि अरे तुम मार्शल आर्ट सीख रहे हो, कोई खाना बनाने का काम नहीं है। अगर भगवान भी आ जाए यहाँ पर तो भी तुम्हें 3 साल में इतना सारा टेक्निक्स को नहीं सिखा सकता। और वो गुस्से में सोचता है कि साला ये बंदा बहुत ही पागल है और बहुत ही जिद्दी है, मुझे इसे बड़े प्यार से इसको समझा करके अपने आप को काबू करना पड़ेगा। जो सुनकर एमसी कहता है कि तो फिर रहने दो, मुझे मेरा काम करने दो। जो सुनकर बुड्ढा तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और मन ही मन सोचता है, साला ये कमीना क्या सोचता है अपने आप को, और कहता है बस और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, तुम मुझे सिर्फ 5 साल का समय दो, मैं तुम्हें 5 साल में पूरा का पूरा टेक्निक सिखा दूंगा। और इधर एमसी सोचता है कि 5 साल बुरा नहीं है, पर क्या ये सच में 5 साल में मुझे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी बना सकता है? क्या यह सच बोल रहा है या फिर मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ? चलो एक बार ट्राई करके तो देखना ही चाहिए। अगर ये सच बोल रहा है तो मैं तो बैठे बैठे 5 सालों में
एक स्ट्रॉन्ग आदमी बन जाऊंगा। तो कहता है ठीक है, तो बात पक्की रही, मैं आपको 5 साल देता हूँ। अगर आप 5 सालों में मुझे सारी टेक्निक्स और मुझे स्ट्रॉन्ग बना देते हो तो सही है, और ना सको तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तो आप मुझे रोकोगे नहीं। जो सुनकर वो बुड्ढा भी कहता चलो ठीक है। और सीन कुछ देर बाद का होता है, जहाँ पर एमसी बड़े ही मजे में सो रहा होता है। तभी बुड्ढा आता है और चिल्लाते हुए कहता है कूद बे गधे, क्या तुम बस सोए रहे हो? कितना सोते हो? चलो ट्रेनिंग करना है। जो देख एमसी, अरे मुझे और भी सोना है, आओ तुम भी सो जाओ। अरे मैं तो भूल ही गया कि तुम तो मर चुके हो और एक तुम भूत हो। वैसे भी मुर्दों को कहाँ सोना पड़ता है। और इतना कहकर वो जमीन पे लोट पोट करके हंसने लगता है और कहता है लेकिन मैं इंसान हूँ और इंसान को नींद की जरूरत होता है, क्या तुम्हें यह भी पता नहीं है? जो सुनकर बुड्ढा तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को शांत करता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, अब ट्रेनिंग कर ले। तो वहाँ वो कहता है कि मास्टर, क्या कोई ऐसा तकनीक नहीं है जिससे मैं सोते सोते ही कल्टीवेशन कर लूँ और सारा का सारा टेक्निक आप मुझे दे दो? जो सुनकर मास्टर तो बहुत गुस्सा होता है और मन ही मन सोचता है कि चला क्या ही पाप किया था मैंने, जो कि मुझे इस जैसा डिसाइबल मिला। अगर मेरा शरीर होता तो मैं इसे पहले तबीयत से पीटता, फिर जाके ट्रेनिंग देता। कभी उसे याद आता है और वह जोर जोर से हंसने लगता है और वह कहता है कि तुझे मार नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं ये तो कर सकता हूँ। और वह बड़ी ही डरावनी हंसी देने लगता है, जो देख कर के एमसी, अबे बुड्ढे क्या हो गया है तुझे? तू क्या पागल हो गया हो जो इस तरह से हंस रहे हो? तो मास्टर कहता है पागल तो अब तू होने वाला है, रुक जा बेटा मैं तुझे दिखाता हूँ। और इतना कह करके वो अपने एनर्जी से एक बड़ा सा पत्थर को उठाकर एमसी के कान के सामने से फेंकता है, जो जाकर के एमसी के पीछे दीवार पर धंस जाता है। जो देख करके एमसी तो बहुत ही डर जाता है। और इधर बुड्ढा हंसते हुए कहता है साले तुम्हारा बकवास बहुत सुन लिया, अब मेरी बारी है। और बहुत सारा पत्थर को अपने एनर्जी से हवा में उड़ा लेता है और एक एक करके सारे पत्थर को एमसी के ऊपर छोड़ देता है, जो उसका हालत ही खराब कर देता है। और इधर बुड्ढा कहता है अगर तू ट्रेनिंग नहीं करेगा तो इस केव में और भी सारे पत्थर हैं। तभी एमसी दर्द से चिल्लाते हुए कहता है मास्टर जरा रुक भी तो जाओ, क्यों ना हम बैठ के बात कर ले इस बारे में। लेकिन बुड्ढा तो रुकने का नाम ही ले रहता है और बहुत सारे पत्थर से एमसी की हालत खराब करता है और कहता है हाँ अब जा कर के मुझे मेरे मन को शांति मिली है। तभी एमसी कहता है मास्टर रुक जाओ, बस प्यार से बताऊँ रुक जाओ, मैं ट्रेनिंग करने वाला हूँ। और इसी तरह से एमसी का ट्रेनिंग चालू हो जाता है। वो जब भी सोने लगता है तो वो बुड्ढा उसे पत्थर से मारता है और उसे ट्रेनिंग करवाता है। और बुड्ढा मन ही मन सोचता है साले तूने बहुत ही मुझे तकलीफ दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें सोने का भी समय नहीं दूंगा। और इसी तरह से एमसी का ट्रेनिंग चालू रहता है और हमें आखिरकार दिखाया जाता है कि एमसी अपना 5 साल का ट्रेनिंग कर चुका होता है और वह अपना एक ही हाथ से उस केव के पत्थर को एक ही हाथ से उठा लेता है और बाहर आ जाता है और आकर को आसमान में देखता है और कहता है फाइनली मैं इस गुफा से बाहर आ गया हूँ। तो इसी के साथ आज का एपिसोड को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। वेलकम गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर अपना 5 साल का ट्रेनिंग पूरा करके केव से बाहर आ गया होता है, जहाँ पर वो बहुत ही खुश हो रहा होता है और मन ही मन सोचता है फाइनली मैं 5 साल बाद इस केव से बाहर आ गया हूँ। और हमें एक दिन पीछे ले जाया जाता है और दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे सो रहा होता है। तभी वो बुड्ढा उसे बहुत जोर से चिल्लाते हुए बुलाता है, जो सुनकर वह तुरंत ही उठ जाता है और वह मन ही मन सोचता है कि ये भूत तो देख ही नहीं पाता कि मैं थोड़ा देर सो लूं। तभी बुड्ढा उसे बड़े प्यार से उसके पास बुलाता है और कहता है कि मैंने अपने पूरे जीवन में मार्शल आर्ट को सीखा। मैंने सोचा था कि मार्शल आर्ट का अंत तक जा सकता हूँ, जिसके लिए मैंने मार्शल आर्ट के अलावा किसी भी चीज का परवाह नहीं किया। और इसके अंत तक जाने के कारण मैंने अपना परिवार, संगी साथी सभी को छोड़ दिया। लेकिन मुझे आज जाके पता चला कि वो लोग मुझे क्यों ढूंढने के लिए कभी भी नहीं आए, क्योंकि मैंने उसके समय पर जिस समय उन लोगों की जरूरत थी मेरी, तब मैं उनके पास नहीं था। तो आज वो भी मेरे पास नहीं है। और इस बात का एहसास दिलाने में आपने मेरी बहुत मदद की है, इसके लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोचता है, इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया, ये किस तरीके का बातें कर रहा है। और वो बुड्ढे से कहता है कि आपके साथ क्या ही गलत हो रहा है, क्यों आप आज इस तरह से बातें कर रहे हैं, जैसे कि आप आज मुझे यहाँ से छोड़ के जाने वाले हो। जो सुनकर मास्टर कहता है, यस, आपने सही पकड़ा है, मैं अब इस दुनिया से पूरे के पूरे जाने वाला हूँ। जो सुनकर मेन कैरेक्टर बहुत ही चिंता में पड़ जाता है और कहता है कि आप इस तरह से क्यों बातें कर रहे हैं, आपने तो कहा था कि आप मुझे 30 सालों तक ट्रेनिंग देने वाले हैं और अभी तो सिर्फ 5 साल हुआ है, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्या आप मेरे से मजाक कर रहे हैं। तो बुड्ढा कहता है कि अब तक तुम्हें इस केव में रहने के लिए मैंने अपना इंटरनल क्यूआई दिया है, ताकि तुम बिना खाए पिए इस जगह पर आसानी से सरवाइव कर सको, और अब मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई है, इसके लिए मैं तुम्हें गुड बाय कहना चाहता हूँ। जो सुनकर मेन कैरेक्टर भावुक हो जाता है और वह कहता है कि मास्टर, क्या आप मुझे इस बात को पहले नहीं बता सकते थे, अगर आप इस बात को पहले बताते तो मैं बाहर जाता और खाने पीने के सारे सामान को ले लेता और वापस भी आ जाता। तो बुड्ढा कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम आ जाते, पर खैर इस बातों को छोड़ो, लेकिन मुझे अच्छा लगा जितने भी समय मैंने तुम्हारे साथ बिताया है, लेकिन मैं तुमको स्ट्रॉन्ग बन के पूरे दुनिया को घूमते हुए देखना चाहता था, लेकिन क्या ही करे, भले ही मैं दुनिया को ना देख सकूं या फिर मुझे दुनिया याद ना रखे, पर जब तुम मेरे टेक्निक को दुनिया में दिखाओगे वही मेरे लिए काफ़ी है। तो जाओ, दुनिया घूमो और एंजॉय करो, पर मैंने जो गलतियाँ की है उस गलतियों को तुम वापस मत दोहराना, क्योंकि दुनिया से पहले अपने लोगों को देखना और जानना जरूरी होता है। और भले ही मैं ना रहूं, पर मेरे टेक्निक्स और मेरे शॉटमैनशिप के साथ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और वह बुड्ढा धीरे धीरे गायब हो जाता है और मेन कैरेक्टर ये सब देख करके चिल्लाते रोते हुए रह जाता है। और अब प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर मेन कैरेक्टर वही कपड़ा मिलता है जो कि उसने इस कैब में पहले आने से पहले पहन के रखा हुआ था। जो देख करके मेन कैरेक्टर बहुत ही खुश हो रहा होता है और मनी मन सोचता है, बुड्ढा भले ही जितना भी बेकार हो, पर वो मुझे अब मेरा सामान को बड़े ही आसान से और बहुत ही अच्छे से रखा है। कभी उसकी नज़र उस कपड़ों पे जाता है जहाँ पर बुड्ढे ने बहुत सारे बातें लिख करके रखा होता है, जो देख करके उसे बहुत ही गुस्सा आता है। उसके लिखा होता है कि मैंने आज तक तुम्हें यहाँ पे जीवित रखने के लिए जितने भी क्यूआई को दिए हुआ था, जिससे तुम आराम से बिना खाए पिए इस केव में रह सकते थे, लेकिन वो क्यूआई बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि तुम्हारी बॉडी आसानी से तो संभाल नहीं पाएगा। अगर तुम सही से अपना ट्रेनिंग करते रहोगे तो तुम्हारा बॉडी क्यूआई और मेरे क्यूआई दोनों में मेंटेन रहेगा, जिसके कारण तुम्हारी बॉडी सही रहेगी। अगर तुमने ट्रेनिंग छोड़ दिया तो फिर तुम्हारी सारी क्यूआई लो हो जाएगी और मेरे क्यूआई को तुम्हारी बॉडी सहन नहीं करेगा और तुम्हारी बॉडी ग्रास्ट हो जाएगी और तुम मर जाओगे। और उसको बहुत ही जगहों के नाम भी लिखे हुए थे जहाँ पर उसको पहला जगह जाना था, जो कि है रूइन। और आप जाइए और घूमिए इस सारे दुनिया को और ट्रेनिंग कीजिए और एक ऐसी मास्टर को ढूंढ लीजिए जिससे आप सही से ट्रेनिंग कर सके। जो देख करके एमसी का तो रोना आ जाता है और वह चिल्लाते हुए कहता है कि पागल बुड्ढे, तूने ये क्या किया है, और तूने मुझे इतने जगहों पर घूमने जाने को कहा है जिससे मेरा सारा जीवन तो दुनिया घूमते ही रह जाएगा, लेकिन मरता क्या ना करता, अब तो उसको जाना ही पड़ेगा। उसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और मेन कैरेक्टर को दिखाया जाए जो कि केव की तरफ देखते हुए और आगे बढ़ने लगता है। वो सोचता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ, पर इस सब को हल करने के बाद मैं जरूर ही घर जा सकता हूँ, पर ये रूइन कहाँ है और मुझे ये पता कैसे चलेगा। वो सोचते हुए आगे बढ़ जाता है। कभी हमें केव के एंट्रेंस को दिखाया जाता है जहाँ पर वही बुड्ढा अपीयर होता है और वह जोर जोर से ठहाके मारते हुए हंसने लगता है। वह कहता है कि कभी न जाओ, अब दुनिया घूमते रहो, अगर तुम सही से अपना काम नहीं करोगे तो मेरे क्यूआई तुम्हारी बॉडी को सुखा देगा, तो तुम अपना काम सही से करना। पर मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें अपना डिसेबल बनाया। और इसी के साथ वो वहाँ से गायब हो जाता है। के साथ सीन कुनफेन सिटी का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर पहुँच जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर को देख ही सकते हैं, वो सूख करके पूरा का पूरा कांटा बन गया होता है। वह उस सिटी के बेगर सेट के लीडर के पास पहुँच जाता है जो कि बाहर बैठा हुआ होता है। और जब वो बंदा हमारा मेन कैरेक्टर को देखता है तो वो बहुत ही डर जाता है, क्योंकि वो तो दिखने में ही बहुत भूत जैसा ही लग रहा होता है।
का नाम होता है जिंगली, जो कि बेगर सेक्ट का लीडर होता है। तो एमसी उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए आया हूँ। तो वो बंदा है कहता है कि इसके लिए तुम्हें पैसा देना होगा। इंस्पेक्टर, क्या तुम्हें पैसा देना होगा? तो वो बंदा कहता है कि क्योंकि दुनिया में कुछ भी चीज फ्री में तो नहीं मिलता। और वह एमसी को देखते हुए सोचता है कि मैं अपने जीवन में बहुत से भिखारियों को देखा है, पर इसके जैसा नहीं देखा है, क्योंकि ये तो लगता लगभग 20 या 21 साल का बंदा होगा, लेकिन इसके चेहरे से 50 या 60 का लग रहा है। और वह बंदा कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये फ्री में कर लूंगा, क्योंकि हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं। जो सुनकर मेन कैरेक्टर सोचता है एक ही बिरादरी के, इसका क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो? वो कहता है हाँ, क्योंकि हम दोनों भिखारी है और यहाँ एक नियम है। और इतने में मेन कैरेक्टर उसका बात काटते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? क्या मैं तुम्हें भिखारी दिखता हूँ? तो वो बंदा कहता है कि तो क्या तुम राजा हो? अगर तुम राजा हो तो पैसे दो और इन्फॉर्मेशन ले जाओ, क्योंकि यहाँ बिना पैसा का कुछ भी नहीं मिलता है। और अगर पैसे नहीं है तो तुम जाओ भीख मांगो और पैसे कमाओ, और पैसे कमा के लेकर के आओ तो इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगा। और कुछ सोचते हुए मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेता है और बड़ा ही स्माइल देते हुए कहता है यार छोड़ो, कोई भी बात नहीं, चलो आज से हम दोनों साथ में भीख मांगेंगे। और हमें शाम का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर भीख मांगकर बहुत सारे पैसे कमा लिए होते थे, जो देखकर बेगर सेक्ट का लीडर तो बहुत ही खुश हो जाता है। और वह कहता है कि तुम तो कमाल के हो, लगता है हमारे पास गॉड ऑफ वेल्थ आ गए हैं, अब हमारा भी दिन बदलने वाला है। तो मेन कैरेक्टर उसे उन जगहों के बारे में बताता है जहाँ पर उसको जाना होता है, और वह कहता है कि मुझे इन जगह के बारे में बताओ और इनकी सही से पता लगाओ। तो वह बंदा कहता है कि मुझे इसके लिए 7 दिनों का समय लगेगा, तो तुम 7 दिन रुकना पड़ेगा। जो सुनकर का मेन कैरेक्टर कहता है 7 दिनों की बात है तो मेरे पास तो रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पे रहूंगा। तो लीडर भी इस बारे में मान जाता है। और हमें अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ पर दो बंदा भागते हुए लीडर के पास पहुंच जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि लीडर हमारे साथ चलिए, कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो वो भी कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या प्रॉब्लम हो गया है? तो वो लोग उसे एमसी के पास ले जाते हैं, जहाँ पर लोग उसके सभी अधिकारियों को गाली दे रहे थे और मेन कैरेक्टर को बहुत सारे पैसे दे रहे थे, जो देख करके लीडर तो शॉक्ड हो जाता है। लोग कहते हैं कि अगर तुम लोग के ने भिखारी बनना ही है तो इसके जैसा बनो, और एमसी को पैसे देने लगते हैं। मेन कैरेक्टर लीडर की तरफ देखते हुए कहता है कि अरे पैसा कमाना तो बहुत ही आसान है, सिर्फ बैठे रहो और लोग तुम्हें पैसे देते जाएंगे। और इसी के साथ सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर लेटा हुआ होता है और लीडर को ऑर्डर दे रहा होता है कि जरा पानी लेकर के आओ। तो वह पानी लेकर के आता है। तो थोड़ा देर बाद मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे ये तो पानी बहुत ही गर्म है। तो लीडर अपने बंदों को डांटते हुए कहता है कि जाओ इसके लिए ठंडा पानी लेकर आओ। फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि मेरे कमर में तो दर्द हो रहा है। तो लीडर उसका पीठ को दबाने लगता है और सोचता है कि मैंने कौन सा पाप किया था जो कि मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मैं इस बेगर सेक्ट का लीडर हूँ, मेरा भी कोई तो इज्जत है, बस कैसे भी करके इसका सारा इंफॉर्मेशन आ जाए और मैं इससे छुटकारा मिल जाएगा। वो इतना सोच ही रहा था कि इतने में एक बंदा वहाँ पर दौड़ते हुए आता है और लीडर के पास एक लेटर दे देता है, जो देखकर के वो बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि लगता है सारा का सारा इंफॉर्मेशन आ गया, अब तो इस बंदे से हमें छुटकारा मिल ही जाएगा। इनके अक्सर उस पेपर को देखता है तो कहता है कि क्या ये है तुम्हारा इंफॉर्मेशन, इतना घटिया, और तुम इसके लिए मुझसे पैसे मांग रहे थे? तो लीडर जो सुन करके घबरा जाता है और वो उस लेटर को ले लेता है, और वो उसे जब देखता है तो उसे पता चलता है कि इसमें तो आधा अधूरा इंफॉर्मेशन है। तो वह कहता है कि एमसी से तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जगह पे ले जाऊंगा, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। कभी मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ता है और उसे हाउस सेक्ट में ले जाता है। तभी हाउस सेक्ट के ब्रांच लीडर का गु नांग नांग कहती है कि अरे आज बेगर सेक्ट का कुत्ता आज मेरे दरबार पे क्या कर रहा है? जो सुनकर मेन कैरेक्टर लीडर को चिढ़ाने लगता है कि क्या तुम्हारा टाइटल कुत्ता है, और वो उसे कुत्ता कुत्ता किए जा रहा होता है। तो बेगर सेक्ट का लीडर गुनानंग से कहता है कि असल में मैं यहाँ पर तुम्हारे पास एक इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया हूँ। तो गुनानंग कहती है लीडर से क्या तुम्हें पता नहीं कि हम दोनों बिजनेस अराइवर्स है? क्या मैं
मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन भी दूंगा, तुम सही से यहाँ से चले जाओ। और लीडर कहता है कि असल में मैं यह इंफॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुम्हारे लिए एक क्लाइंट लेकर के आया हूँ। तो वह बोलती है क्लाइंट कौन है क्लाइंट? तो लीडर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखा देता है, जो देख करके गुनानांग बहुत ही ध्यान से मेन कैरेक्टर को देखता है और कहता है कि मैं भिखारियों के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं करती, तो सब सही इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं भिखारी सेक्ट का बंदा हूँ? नहीं नहीं, मैं तो कोई भिखारी नहीं हूँ। क्या तुम्हें मुझे देख करके ऐसा लगता है? गुनानांग कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, तो मैं तुम्हारे लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकती। अगर तुम ज़्यादा कुछ और बोलोगे तो मैं तुम पर एक्शन ले लूँगी। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ। मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे तो लगा था कि साउथ सेक्ट के इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंट बहुत ही ज़्यादा है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे बारे में भी कुछ भी पता नहीं है। यह तो बहुत ही बेकार बात है। तुम्हें तो इतना भी पता नहीं कि मैं बेगर सेक्ट का हूँ या नहीं। ये ऐसा लगता है कि तुम लोग यहाँ पर बेकार का इंफॉर्मेशन दे करके लोगों से पैसे कमाते हो। तुम्हें तो बिजनेस का बेसिक भी नहीं पता है। तो वो अपने एक बंदे से पूछती है तुम्हें क्या पता है इसके बारे में? तो वो बंदा कहता है ये बेगर सेक्ट का नहीं है, और इसके अलावा मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये कौन है और कहाँ से आया है। कैरेक्टर कहता है क्या अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं बेगर सेक्ट का नहीं हूँ, तो तुम यह सब इंफॉर्मेशन मुझे बेच सकती हो। तो एटीट्यूड में कहती है नहीं, मैं नहीं बेचूंगी तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। जो सुनकर मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि तुम्हें तो बिजनेस भी करना नहीं आती है, और उसे और भी उकसाते हुए कहती है कि चलो यार, ये तो सेक्ट बेकार है, लगता है कि ये सेक्ट जल्दी ही बंद होने वाली है। तो जो सुनकर के वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम अपना जवान संभाल कर बात करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम यहाँ से सही सलामत बिना हाथ पैर टूटे हुए जाओ। तो मेन कैरेक्टर उसे और भी गुस्सा दिलाते हुए कहती है कि मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि तुम एक बुढ़ी औरत हो। जो सुनकर के वह तुम और भी भड़क जाती है और अपने एक बंदे को मेन कैरेक्टर को मारने के लिए कहती है। तो वह बंदा भी मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन मेन कैरेक्टर उस बंदे को एक ही मुक्के में ढेर कर देता है और वो जमीन पर बिछ जाता है। जो देख करके वो लड़की तो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ये बंदा असल में एक मार्शल आर्टिस्ट है। और वह मेन कैरेक्टर से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, लगता है मैंने आपको पहचाना नहीं। और वह बेगर सेक्ट के लीडर की तरफ देखते हुए कहती है कि लगता है हमारे सेक्ट में आना तुम्हारा कोई गलत इरादा है। तो लीडर कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं बस यहाँ पर तुमसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया हूँ। कहती है कि भले ही तुम्हारा इरादा कुछ भी हो, पर तुम्हारे बंदे ने यहाँ पर हमारे सेक्ट का अपमान किया है और हमारे बंदे को भी मारा है। तो हमारा सेक्ट का रूल के हिसाब से खून का बदला खून से लेना होता है। और इतना कह करके वह अपने 4 बंदों को बुलाती है। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम मेरा खून लेना चाहती हो या फिर मुझे मारना चाहती हो, जो कि 4 बंदे यहाँ पे बुला लिए हो। उससे मैं कहती है कि तुम अपना बकवास बंद करो, और हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए उन 4 बंदे को ऑर्डर देती है। जो सुनकर के वो चारों बंदा मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और इसी के साथ आज के एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।